पिछले वीडियो में हमने प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र निकाला था। लेकिन इस सूत्र की एक समस्या है, ये हर स्थिति में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ये सूत्र अवतल दर्पण और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए निकाला था। तो ये आभासी प्रतिबिंब के लिए काम करेगा या नहीं, ये हमें नहीं पता है। और ये उत्तल दर्पण के लिए भी काम करे या नहीं, ये भी सुनिश्चित नहीं है। इस वीडियो में हम एक चिन्ह परिपाटी को अपनाएंगे, जिससे हम इस विशिष्ट परिस्थितियों के लिए बने सूत्र को एक सामान्य सूत्र में बदल सकें। ये सभी दर्पणों, अवतल और उत्तल और प्रतिबिंब, आभासी हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, सभी पर काम करे। तो चलिए बात करते हैं इस चिन्ह परिपाटी की। सबसे पहले इन किरणों को हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब मान लो ये पूरा सेटअप एक ग्राफ पेपर पर बना है, और जब भी हम ग्राफ पेपर की बात करते हैं तो उसमें एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष। हमारे लिए एक्स अक्ष मुख्य अक्ष हो जाएगा, और जहां एक्स और वाई अक्ष मिलते हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो हम हमेशा अपने पोल यानी ध्रुव को ही मूल बिंदु मानेंगे। तो इस बात को हम नोट कर लेते हैं कि ध्रुव ही हमारा क्या होगा, मूल बिंदु यानी ओरिजिन होगा। इस सूत्र में अब हम दूरी की बजाय इन्हें निर्देशांकों की तरह सोचेंगे। जैसे F मुख्य फोकस के निर्देशांक, V प्रतिबिंब के निर्देशांक और U वस्तु के निर्देशांक। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इन्हें निर्देशांक माने तो ग्राफ में निर्देशांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। मतलब ये संख्याएं धनात्मक है या ऋणात्मक, इस बात का फर्क पड़ने लग जाएगा। तो अगर हम इस सूत्र में सही चिन्ह लगाएं तो यह एक सामान्य सूत्र बन जाएगा, और चिन्ह लगाने के लिए हमें एक दिशा को धनात्मक और एक को ऋणात्मक बोलना होगा। तो हम हमेशा उस दिशा को धनात्मक मानेंगे जिसमें प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हो, यानी वे जिस दिशा में जा रही हैं वो धनात्मक दिशा हो जाएगी। जैसे यहाँ वस्तु है और प्रकाश की किरणें बाईं ओर जा रही हैं, तो इस चित्र में ध्रुव के बाईं दिशा हम धनात्मक मान लेंगे। इसका मतलब मूल बिंदु के बाईं ओर की सभी स्थितियां धनात्मक होंगी और दाईं ओर की स्थितियां ऋणात्मक होंगी। अब हमें बस इस सूत्र में सही चिन्ह लगाने हैं। पहला है फोकस, जो कि दाईं ओर है, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह प्रतिबिंब V, ये भी दाईं ओर है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। वस्तु U भी दाईं ओर है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अब जब हमने सभी चिन्ह सही लगा दिए हैं तो ये सामान्य दर्पण सूत्र बन गया है, और हर जगह से एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो हम पूरे समीकरण को -1 से गुणा करके चिन्ह बदल सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये हमारा जो सूत्र है, ये सामान्य दर्पण सूत्र बन चुका है जो हर स्थिति में काम करेगा। अब जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी, तो इसके लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी और अपनानी होगी। हम हमेशा मानेंगे कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होगी। तो आइए अब ऊंचाई वाले सूत्र में चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एच आई प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो कि नीचे है, तो ऋणात्मक हो जाएगी। एच ओ वस्तु की ऊंचाई है जो कि ऊपर है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। वी प्रतिबिंब की स्थिति है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगी यहाँ पर। और U वस्तु की स्थिति है, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर दो ऋणात्मक चिन्ह आपस में निरस्त हो जाएंगे, और पूरे समीकरण को -1 से गुणा करें तो यह समीकरण ऐसा बन जाएगा, जो कि हमारा सामान्य आवर्धन सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आवर्धन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर आवर्धन। जैसे यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 5 गुना हो,
तो आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन 5 हो जाएगा। हम इसे आवर्धन सूत्र कहते हैं जो हर स्थिति में लागू होगा। ठीक है, जनरल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए कुछ उदाहरण यहाँ पर लेते हैं ताकि हमारा अभ्यास हो सके। पहला उदाहरण हमारे पास में है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है और उसके सामने एक वस्तु रखी है। हमें बस ये देखना है कि चिन्हों के साथ सूत्र का इस्तेमाल कैसे करें। तो वस्तु की दूरी u दी गई है, फोकस दूरी f दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी v हमें निकालनी है। तो चलिए दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं और चिन्हों के साथ इसका प्रयोग हम करेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा मूल बिंदु, जो कि क्या होगा, पोल होगा। दूसरा, आपतित किरणों की दिशा धनात्मक दिशा होगी। तो यहाँ पर देखिए किरणें दाईं ओर जा रही हैं, तो दाईं दिशा जो है ध्रुव के वो धनात्मक हो जाएगी और बाईं दिशा ऋणात्मक हो जाएगी। तो चलिए अब हम डालते हैं सूत्र में मान। 1/f फोकस लंबाई, क्योंकि ये बाईं तरफ है तो ये माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/v, तो v हमें ज्ञात नहीं है तो इसका चिन्ह हम नहीं डालेंगे क्योंकि उत्तर में हमें इसका चिन्ह पता चलेगा। और यहाँ पर है 1/u, क्योंकि ये बाईं तरफ है तो ये माइनस का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे का काम सिर्फ गणितीय हल है। यदि v धनात्मक निकला तो प्रतिबिंब दाईं ओर होगा, यदि ऋणात्मक निकला तो प्रतिबिंब बाईं ओर होगा। और जैसे ही v का मान आ जाएगा तो आवर्धन सूत्र में इसे डालकर hi निकाल सकते हैं। और hi यदि धनात्मक निकले तो प्रतिबिंब ऊपर होगा यानी खड़ा होगा और आभासी होगा, और यदि ऋणात्मक निकले तो प्रतिबिंब नीचे होगा यानी उल्टा और वास्तविक होगा। बस इसी प्रकार चिन्हों के सहारे हम प्रतिबिंब की सभी विशेषताएं समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण और यहाँ पर हम लेते हैं। इस बार उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उदाहरण हम लेते हैं और उसके सामने एक वस्तु यहाँ पर रखी है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को रोककर खुद एक बार दर्पण सूत्र में चिन्हों का प्रयोग करने का अभ्यास करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ध्रुव हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा और आपतित किरणों की दिशा धनात्मक दिशा हो जाएगी। तो आपतित किरणें यहाँ पर बाईं ओर जा रही हैं तो बाईं दिशा धनात्मक दिशा हो जाएगी और दाईं दिशा ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। तो अब देखिए हम यहाँ पर मान रखते हैं 1/f, मुख्य फोकस चूंकि दाईं ओर है तो ये +15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/v, क्योंकि v हमें पता नहीं है तो इसका चिन्ह हम नहीं रखेंगे, ये हमें उत्तर में पता चलेगा। 1/u, क्योंकि वस्तु बाईं ओर है तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम v निकाल सकते हैं और v के संकेत से हम ये समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब दाईं ओर है या बाईं ओर है। और जैसे ही v का मान आ जाएगा फिर ऊंचाई निकाल कर ये पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सामान्य दर्पण सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और जटिल उदाहरणों की बात करेंगे।